वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने दो साइकोलॉजिकल थ्रिलर शॉर्ट फिल्म्स को लेकर आया हूँ जो बांग्लादेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। पहली शॉर्ट फिल्म का नाम है तितिर ओशुक, मतलब तिथि की बीमारी। कहानी की शुरुआत में ही तिथि नाम की एक लड़की एक सुनसान जगह पर खड़ी होती है। इसके सामने एक बहुत बड़ा बक्सा होता है और उस बक्से के अंदर एक औरत लेटी होती है। बाद में पता चलता है कि ये तो तितिर का एक नेटमेयर होता है। ये ख्वाब देखने के बाद फटाक से ये अपनी नींद से जाग जाती है। तिथि के हस्बैंड का नाम होता है निलॉय। तिथि से पूछने लगता है कि क्या हुआ। तिथि बताने लगती है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। उस सपने में मैंने मेरी माँ को मरते हुए देखा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है निलॉय, प्लीज तुम एक बार माँ को कॉल करके हालचाल के बारे में पूछो ना। पहले तो इसके लिए मना करने लगता है कि ये तो बस एक बुरा ख्वाब है, लाइट ले लो। लेकिन तिथि जिद करने पर निलॉय तिथि की माँ को कॉल करने पर यह बात पता चलती है कि तिथि की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरे दिन ये दोनों फटाफट से हॉस्पिटल जाते हैं। बात यह है कि कल ही तिथि की माँ को हार्ट अटैक आया था। आइन टाइम पर तिथि के फादर ने तिथि की माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया। अब इसकी हालत थोड़ी बेहतर है। इसी में तिथि ये कहने लगती है कि अब हमको यहाँ से बहुत केयरफुल रहना होगा, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। खैर उसी रात जब तिथि अपने घर में अकेली होती है तो तिथि को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। मतलब जैसा लगता हो कोई तिथि को बुला रहा हो, बेटा तिथि यहाँ पर आओ ना। तभी निलॉय तिथि के पास आकर एक बुरी खबर सुनाने लगता है कि हॉस्पिटल में इसकी माँ की डेथ हो गई। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब तिथि छोटी बच्ची थी तो ये अपनी दादी की लाडली थी। एक दिन तिथि अपनी दादी से ये कहा कि दादी कल रात मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। उस सपने में आप मर चुके हो। इसकी दादी कहने लगती है, छी ये क्या सपना देखा तुमने, मेरी एक और शादी हो जाए ये सपना देखती। खैर जो भी हो कल हम सदका दे देंगे। इसके कुछ दिनों बाद तिथि की दादी की डेथ हो जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर निलॉय तिथि के लिए कुछ दवाइयाँ देने लगता है। मतलब तिथि थोड़ा स्ट्रेस में होती है इसकी वजह से। निलॉय से कहने लगती है कि आज तुम ऑफिस मत जाओ ना, घर में मैं अकेली हूँ, बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन निलॉय तिथि को समझा बुझाकर अपने ऑफिस चला जाता है। उसी रात जब तिथि अपने घर में अकेली होती है तो इसको दोबारा कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। कोई तिथि को बुला रहा होता है, बेटा तिथि यहाँ पर आओ ना मेरे पास। आवाजों को सुनने के बाद जब तिथि दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ पर ये अपने आप को ही देखने लगती है और दूसरी तिथि जख्मी हालत में होती है। थोड़ी देर के बाद जब निलॉय वापस अपने घर आता है तो घर के सारे लाइट्स ऑफ होते हैं। लाइट्स ऑन करने के बाद तिथि को बुलाने लगता है कि तिथि कहाँ पर हो तुम। तो ये उल्टी खोपड़ी वाली तिथि खटिया के नीचे सोई हुई होती है डर के मारे। खैर दूसरे दिन निलॉय तिथि को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। तिथि डॉक्टर से यही कहने लगती है कि मैं अपने सपने में जिस किसी को भी देखती हूँ वो रियल लाइफ में उसकी मौत हो जाती है। तिथि की बातें सुनने के बाद वो डॉक्टर हंसने लगता है। ये कहाँ का लॉजिक है। तिथि अपने माँ के बारे में जो सपना देखा था, मतलब जो स्टार्टिंग सीन में, वो सारी चीज इस डॉक्टर को बताने लगती है। तो ये सपना देखने के बाद दूसरे दिन ही मेरी माँ को हार्ट अटैक आया। और इसी तरह डॉक्टर से ये भी कहने लगती है कि डॉक्टर मुझे कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देती है और कभी कभार तो मैं अपने आप को ही देखती हूँ दूसरे वर्षन में। इसी बातों में हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली तिथि की माँ जो मरी थी वो इसकी स्टेप मॉम थी। जब तिथि अपने माँ के पास थी, मतलब शादी से पहले, तो इसकी स्टेप मॉम तिथि को बहुत टॉर्चर किया करती थी, बहुत मारा करती थी, इसकी गलती हो या ना हो। खैर बाद में वो डॉक्टर निलॉय को बुलाकर कहने लगता है कि एक्चुअली तिथि की टीनेज उम्र एक ट्रॉमा से गुजरी थी कि उसकी स्टेप मॉम इसको बहुत मारा पीटा करती थी। उसी टाइम उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। अब जो लोग हमको नापसंद होते हैं उनके बारे में तो बुरे ख्वाब आना इट्स नॉर्मल। सपने का और डेथ का कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस इसका वहम है। तभी तिथि कहने लगती है कि ये मेरा वहम नहीं है, मेरे ख्वाब सच होते हैं और मुझे सच में आवाजें सुनाई देती है। तो तिथि की बातों को मानकर वो डॉक्टर तिथि के घर जाता है, मतलब उस घर की थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन करने के लिए। निलॉय से पूछने लगता है कि आपके घर में ऐसी कोई जगह है जहाँ से आपका घर क्लियरली देख सके। तो निलॉय उस डॉक्टर को लेकर किसी जगह पर जाता है। ये दोनों वहाँ से अपने घर को देखते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद तिथि अपने कमरे से बाहर आकर निलॉय को बुलाने लगती है कि निलॉय कहाँ पर हो तुम। इसी दरमियान में किसी जगह पर तिथि अपने बचपन के वर्षन को देखती है जो बहुत जख्मी होती है। यह देखने के बाद तिथि शॉक में रह जाती है। जोर जोर से निलॉय को बुलाने लगती है कि निलॉय कहाँ पर हो तुम, ये देखो कोई आया है। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो लड़की तिथि के अलावा किसी को भी नजर नहीं आती। खैर दूसरे दिन वो डॉक्टर निलॉय को अपने पास बुलाकर ये कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तिथि को सिजोफ्रेनिया है,
सम काइंड ऑफ दिमागी बीमारी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्टार्टिंग स्टेज पर है। दीदी को ठीक किया जा सकता है मेडिसिन के जरिए से। थोड़े सेशंस करने होंगे बस। निलॉय पूछने लगता है तो डॉक्टर उन मौतों का क्या? डॉक्टर कहने लगता है अरे बस वो तो कोइंसिडेंस है। दीदी के सब कॉन्शियस माइंड में इसकी स्टेप मॉम का डर बैठा हुआ था। वही डर इसको ख्वाब की तरह नजर आया। दीदी सपने में आपको भी देखा था ना, लेकिन आप तो जिंदा ही हो। सो इट मेक नो सेंस ओके। उसके बाद तिथि एक और बुरा सपना देखती है। सपने में तिथि एक छोटी बच्ची होती है। एक सुनसान एरिया में इसके बगल में एक बहुत बड़ा बक्सा होता है। जब वो बक्सा ओपन होता है तो इस बक्से के अंदर इसका अंकल होता है। यह सपना देखने के बाद तिथि फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है। निलॉय को उसकी नींद से जगाकर यही बात कहने लगती है कि मैंने एक और बुरा सपना देखा। उस सपने में मैंने अपने अंकल को देखा। प्लीज तुम एक बार मेरे अंकल के घर जाकर उनके हालचाल के बारे में पूछ आओ ना। पहले तो निलॉय लाइटली लेने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी। सो दूसरे दिन निलॉय दीदी के अंकल के घर जाता है। वहाँ पर इसकी आंटी होती है। निलॉय जो है वो सच बताने लगता है कि दीदी ने कल रात अपने अंकल के बारे में बुरा सपना देखा। क्या दीदी के अंकल सही सलामत है? तो आंटी कहने लगती है अरे उनको क्या हुआ, वो तो मस्त फिट है, मुझे ही डायबिटीज हुआ। सो निलॉय जाने के बाद अपने घर दीदी का अंकल आता है। अब आंटी अंकल को यही बात बताने लगती है कि दीदी ने ख्वाब में तुम्हारी मौत को देखा। यह सुनने के बाद अंकल बहुत गुस्सा करने लगता है। क्या समझते हैं वो लोग, क्या मेरे साथ मजाक करने के लिए आए? और एक्चुअली बात यह है कि बहुत सालों से दीदी अपने अंकल से बात नहीं करती। तो इतने सालों बाद निलॉय जब अंकल के घर आता है तो ये भी इसको शॉकिंग न्यूज लगती है। बातों ही बातों में वो आंटी अंकल से पूछने लगती है कि आखिरकार आप दोनों में ऐसा क्या झगड़ा हुआ जो आप दीदी से बात नहीं करते? तो अंकल इसके बारे में जवाब नहीं देता। कहने लगता है कि उसने खुद बात करना बंद कर दिया। खैर जो भी हो, दूसरे दिन दीदी का अंकल दीदी के घर जाकर दरवाजा खटखटाते हुए यही कहने लगता है कि बेटा मैं हूँ तुम्हारा खालू, दरवाजा ओपन करो ना। दीदी अंदर से ही जवाब देने लगती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। दीदी का अंकल कहने लगता है कि बेटा शायद तुमको कुछ गलत फहमी हुई, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं तुमको सब कुछ समझा दूंगा। अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो, समझदार हो। लेकिन दीदी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाओ। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि दीदी की माँ की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। अपने अंकल के घर रहने के लिए आई थी। तो उस वक्त दीदी के अंकल ने दीदी के साथ थोड़ा सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। वो ट्रॉमा भी इसके दिमाग में बैठा हुआ होता है। खैर प्रेजेंट डे पर जब निलॉय वापस अपने घर आता है तो इसका घर का दरवाजा ओपन होता है। घर में दीदी को बुलाने लगता है। दीदी कहीं पर भी मौजूद नहीं होती और इसी तरह दीदी ने अपना फोन अपने घर पर ही छोड़ गई होती है। फटाफट से वो अपने घर के बाहर जाकर दीदी को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी दीदी नजर ही नहीं आती। फाइनली किसी दूसरे गली में निलॉय दीदी को देखता है। दीदी बस ऐसे ही खड़ी रहती है, गुमसुम। फटाफट से दीदी के पास जाकर पूछने लगता है कि दीदी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई? दीदी कहने लगती है मुझे पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे याद ही नहीं मैं यहाँ पर कैसे आई। उसी वक्त निलॉय को एक कॉल आता है। पता चलता है दीदी की अंकल की डेथ हो गई जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर था। अब ये हादसे के बाद दीदी रात भर सोती ही नहीं। निलॉय से कहने लगती है कि निलॉय मुझे सोने से अब बहुत डर लग रहा है, पता नहीं दोबारा मेरे ख्वाब में कौन आएगा, किसकी मौत हो जाएगी। अगर ऐसे में एक दिन मैं तुमको अपने ख्वाब में देख लूं तो तुम तो मुझसे दूर हो जाओगे। मैं तुमको खोना नहीं चाहती निलॉय। एक काम करते हैं, हम पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता देते हैं, वो लोग इस चीज को रोक लेंगे। निलॉय कहने लगता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो तुम ही फंसोगी। देखो तुम्हारे खालू की डेथ 9 बजे हुई थी। पुलिस तुमसे पूछेगी कि 7 बजे से लेते हुए 10:30 बजे तक तुम कहाँ पर थी, तो क्या जवाब दोगी? तो दीदी याद करने की कोशिश करने लगती है कि ये उस वक्त कहाँ पर थी, इसको याद ही नहीं आता। ये अपने घर से बाहर कैसे गई ये भी याद नहीं होता इसे। निलॉय समझने लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। दूसरी तरफ वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीदी की केस को ही स्टडी करते रहता है। इसी में वो डॉक्टर दीदी के अंकल के घर जाता है। उसकी आंटी से दीदी के बारे में पूछने लगता है, मतलब दीदी और उसके अंकल के बीच कैसे ताल्लुकात थे। उसकी आंटी कहने लगती है कि बचपन में ही दीदी की माँ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ दिन उसके फादर ने दीदी को हमारे घर छोड़ा और पता नहीं एक दिन क्या हुआ, दीदी अपने अंकल से नफरत करने लगी। इसके अंकल ने दीदी को बहुत डांटा। कुछ दिनों बाद दीदी के फादर ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी स्टेप मॉम तो दीदी को बहुत टॉर्चर करने लगी। बाद में दीदी के फादर ने पैसों की लालच में आकर दीदी की शादी करवा दी। डॉक्टर कहने लगता है तो क्या हुआ, दीदी और निलॉय बहुत खुश तो है। दीदी की आंटी कहने लगती है अरे नहीं नहीं,
निलय तो तिथि का दूसरा हस्बैंड है। पहला हस्बैंड तो तिथि को बहुत टॉर्चर किया करता था। एक दिन उसके पहले हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब तिथि और निलय एक दूसरे को जानते थे। तिथि की हालत को समझकर निलय ने तिथि से शादी कर ली। खैर उसके बाद वो डॉक्टर तिथि के घर जाता है। बातों ही बातों में तिथि उस डॉक्टर से ये कहने लगती है कि स्ट्रेस की वजह से कुछ दवाइयाँ ले रही हूँ मैं। डॉक्टर कहने लगता है क्या उन दवाइयों को मैं देख सकता हूँ? तो तिथि उस डॉक्टर को अपनी दवाइयाँ दिखाने लगती है। डॉक्टर पूछने लगता है कि ये दवाइयाँ आपको कौन लाकर देता है, मतलब कहाँ से मिलते हैं ये? तिथि कहने लगती है अरे निलय तो फार्मेसी कंपनी में काम करता है ना, तो उसको सैंपल्स फ्री ही मिल जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर निलय को अपने क्लिनिक बुलाकर यही पूछने लगता है क्या आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, क्या आप फार्मा कंपनी में काम करते हो? तभी यहाँ पर हमको कुछ बातें पता चलती है कि निलय ने ही हॉस्पिटल जाकर तिथि की स्टेप मॉम को जहर देकर मार दिया और ऐसा क्रिएट किया कि हार्ट अटैक से मर गई। और इसी तरह निलय ने ही तिथि के अंकल को मार दिया उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर। यहाँ पर सिंपल से बात करें तो निलय पहले से ही तिथि से प्यार किया करता था, लेकिन अनलकीली तिथि की शादी किसी और बंदे से हो गई। निलय तिथि से शादी करने के लिए इसके पहले हस्बैंड को भी मार दिया था और खुद शादी करके कुछ अजीब अजीब के दवाइयाँ खिलाने लगा इसका दिमागी हालत बिगाड़ने के लिए, ताकि तिथि हमेशा डर के मारे निलय के साथ ही रहे। अब उन्हीं दवाइयों की वजह से तिथि बुरे ख्वाब देखा करती थी, मतलब अपने ट्रॉमा को याद किया करती थी। इसके स्टेप मॉम ने इसको कैसे मारा, इसके अंकल ने इसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया, तो वही सारी चीजें निलय जानकर उन तीनों को मार दिया। फाइनली डॉक्टर पूछने लगता है कि अगर किसी दिन तिथि आपको अपने ख्वाब में देख लिया तो क्या करोगे, अपने आप को मार लोगे? यह सुनने के बाद निलय सोच में पड़ जाता है। इस तरह से ये शॉर्ट फिल्म भी यहाँ पर दी एंड होती है। दूसरी शॉर्ट फिल्म का नाम है अराल, इसका मतलब है छिपाना। कहानी की शुरुआत में ही एक मस्जिद के मौजन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिद्दीक। मौजिन मतलब तो आपको पता है ना, जो मस्जिद में अजान देता है, मस्जिद की देखरेख करता है। तो एक दिन एजुअल की तरह सिद्दीक फजर नमाज को अदा करने के लिए अपने मस्जिद जाकर अजान देकर सारी चीजें रेडी शेडी कर लेता है। नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर मस्जिद में आराम करके वो वापस अपने रूम आता है। सिद्दीक का मकान मस्जिद से थोड़ी ही दूरी पर होता है। जब सिद्दीक अपने कमरे के पास पहुंचता है तो इसका घर का ताला खुला होता है। जब अपने घर के अंदर जाता है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। डर के मारे वो अपने घर से बाहर भागने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि घर के अंदर किसी लड़की की लाश पड़ी होती है। अपने घर में एक लड़की की लाश को देखकर सिद्दीक के तो होश ही उड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता ये क्या करे, वो लाश इसके घर में कैसे आई। फटाफट से वो अपने कमरे में जाकर एक चादर लेकर उस लाश के ऊपर उड़ाने लगता है और एक्चुअली सिद्दीक यही सोचने लगता है कि ये लड़की जिंदा है और इस लड़की को जगाने की कोशिश करने लगता है कि शिफाली आपा उठो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बाद में सिद्दीक को पता चलता है कि शिफाली तो कब का मर चुकी है। यह जानने के बाद सिद्दीक के तो पसीने छूटने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि अब इस लाश का क्या करे। अपने घर में छुपा भी नहीं सकता, इतना छोटा घर है ये। तभी घर के बाहर कुछ बच्चे सिद्दीक को बुलाने लगते हैं। तो सिद्दीक घबराते हुए शिफाली की लाश को खटिया के नीचे छुपाकर बच्चों को मदरसा पढ़ाने के लिए दोबारा मस्जिद जाता है। बच्चों को पढ़ाते वक्त भी सिद्दीक उसी लाश के बारे में सोचते रहता है। ढंग से बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाता, बेचारा अंदर से घबराया हुआ होता है। थोड़ी देर के बाद सिद्दीक अपने इमाम के पास जाता है इसके बारे में शेयर करने के लिए, लेकिन बेचारा डर के मारे बता नहीं पाता। खैर उसके बाद जब सिद्दीक अपने साइकिल से वापस अपने घर के पास आ रहा होता है तो एक पुलिस वाला भागते हुए सिद्दीक को रोकने लगता है। कहने लगता है अरे सिद्दीक, अपनी साइकिल में वहाँ तक मुझे ड्रॉप कर दो ना, सर ने बहुत ही अर्जेंटली बुलाया है मुझे। अरे हमारे गाँव में जो और शिफाली थी ना, वो अब मिसिंग है, उसी का केस डील कर रहे हैं। सिद्दीक डर के मारे कहने लगता है अरे भाई मेरी साइकिल ठीक नहीं है, आप ही चले जाओ ना। थोड़ी देर के बाद सिद्दीक शिफाली के घर के पास आता है। वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं। तभी शिफाली की बेटी सिद्दीक को देखकर फटाक से इसके पास आती है। जैसा लगता हो ये बच्ची सिद्दीक को ऑलरेडी जानती है। अब वहीं पर वो इंस्पेक्टर इस चीज को ऑब्जर्व करने लगता है कि इतने सारे लोगों में से वो बच्ची सिर्फ सिद्दीक के पास ही क्यों गई। खैर उसके बाद सिद्दीक वापस अपने घर आकर कब्रिस्तान जाकर खुदाई करने लगता है उस लाश को दफनाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर एक पागल बंदा आता है। पागलों जैसी हरकत करते हुए सिद्दीक से कहने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम, ये मेरी जमीन है, क्या तुमने मुझसे परमिशन ली? फटाफट से पेपर्स ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। किसे दफनाने के लिए खुदाई कर रहे हो, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी खुदाई कर दो ना। इस तरह से सिद्दीक को टीज करने लगता है। बेचारा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सिद्दीक वापस अपने कमरे में आकर अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में जाकर खुदाई करने लगता है।
ताकि शिफाली की लाश को यहीं पर दफना दे, और सक्सेसफुली दफना भी देता है। कमरे को दोबारा क्लीन भी कर देता है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर खुदाई हुई हो। बाद में सिद्दीक रोते हुए अपने हाथ उठाकर अल्लाह से माफी मांगने लगता है। इसी दरमियान में सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब सिद्दीक किसी काम से शिफाली के घर के पास से गुजरने लगता है, तभी शिफाली अपने घर से बाहर आकर सिद्दीक को रोकने लगती है। एक्चुअली गांव के लोग सिद्दीक को छोटे हुजूर कहकर बुलाते रहते हैं। सिद्दीक से कहने लगती है कि छोटे हुजूर, आज मेरी माँ का डेथ एनिवर्सरी है, आप प्लीज मेरे घर आकर मेरी माँ के हक में थोड़ा दुआ करिए। अब मेरी दुआ तो कबूल होगी नहीं, क्योंकि शिफाली एक प्रोस्टिट्यूट होती है। यही काम करके अपना और अपने बेटी का गुजारा करती रहती है। सिद्दीक कहने लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से दुआ करो तो ऊपर वाला आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। ऊपर वाले के नजरिए में हम सब उसके बंदे हैं, बस अपने अंदर नीयत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी शिफाली सिद्दीक को रिक्वेस्ट करने लगती है कि छोटे हुजूर, अगर आप दुआ करेंगे तो अच्छा होगा। तो फाइनली सिद्दीक मान जाता है इसके घर दावत पर आने के लिए। खैर प्रेजेंट डे पर वो पुलिस इंस्पेक्टर सिद्दीक के घर आता है। बातों ही बातों में ये इंस्पेक्टर सिद्दीक के घर की तलाशी लेने लगता है। उसके बाद सिद्दीक से पूछने लगता है कि कल शिफाली की बेटी तुम्हारे पास क्यों आई, क्या वो तुम्हारे मदरसे में पढ़ती है? सिद्दीक कहने लगता है मुझे भी पता नहीं कि वो मेरे पास क्यों आई, वो तो मेरे मदरसे में पढ़ती भी नहीं। उसके बाद इंस्पेक्टर सिद्दीक से और थोड़ा पूछताछ करने लगता है और जाते जाते ये भी कहने लगता है कि बिना मुझे इन्फॉर्म किए गांव से बाहर मत जाइयो। इंस्पेक्टर जाने के बाद सिद्दीक बहुत डर जाता है। इसको रात में नींद भी नहीं आती। अब फाइनली सच बताने के लिए सिद्दीक पुलिस स्टेशन जाकर उस इंस्पेक्टर को ये बताने लगता है कि शिफाली आपा की लाश कहाँ पर है मुझे पता है, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से पुलिस वालों को अपने घर लाकर अपने घर के पीछे वाले कमरे में खुदाई करने लगता है। खुदाई करने के बाद सिद्दीक को शिफाली की लाश नजर ही नहीं आती। शिफाली के ऊपर जो कपड़ा ढका था ना, वही कपड़ा होता है। यह देखने के बाद वो इंस्पेक्टर सिद्दीक को बहुत गालियां देकर लान तान करके बाहर जाने लगता है। जब सिद्दीक और थोड़ा खुदाई करता है तो इसको शिफाली की लाश नजर आती है। फटाफट से पुलिस वालों को घसीटते हुए दोबारा अपने घर के अंदर लाकर इस लाश को दिखाने लगता है कि सर ये देखिए, ये रही शिफाली आपा की लाश। लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर किसी की भी लाश नजर नहीं आती। सिद्दीक यही सोचने लगता है कि इन लोगों को शिफाली की लाश क्यों नजर नहीं आ रही। तभी सिद्दीक के घर शिफाली की बेटी आने लगती है। इस बच्ची को देखकर सिद्दीक अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। जब शिफाली ने सिद्दीक को अपने घर दावत पर बुलाया था ना, तो उस रात सिद्दीक शिफाली के घर जाता है। शिफाली की माँ के हक में थोड़ी बहुत दुआ वगैरह करने के बाद शिफाली सिद्दीक को थोड़ा खाना परोसने लगती है और ये भी कहने लगती है कि मैंने बाकी गांव वालों को दावत पर बुलाया था, लेकिन कोई भी मेरे घर नहीं आएगा। आखिरकार कौन आएगा? मेरे घर तो सिर्फ हवस भरे इंसान ही आते हैं। आप एक लौते इंसान हो जो बिना सोचे समझे मेरी मदद करने के लिए आए। और इसी तरह शिफाली अपनी बेटी के बारे में बताने लगती है कि आप मेरी बेटी को अपने मदरसे में ज्वाइन कर लीजिए ना। और एक्चुअली शिफाली की बेटी गूंगी होती है। तो इसी बातों ही बातों में एक कस्टमर शिफाली का घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। यह सुनने के बाद शिफाली फटाफट से सिद्दीक को पीछे के रास्ते से बाहर जाने के लिए कहती है। सिद्दीक बाहर जाने के बाद शिफाली फटाफट से अपने घर को साफ करने लगती है, वही बर्तन वगैरह। जब अपना दरवाजा ओपन करती है तो इस गाँव का एक गुंडा शिफाली के घर आता है, वही कांडवान करने के लिए। अब सिद्दीक बेचारे खिड़की से ये देखते हुए जब अपनी साइकिल लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी उस घर के बाहर उस गुंडे के आदमी सिद्दीक को देख लेते हैं। सिद्दीक को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सिद्दीक किसी भी तरह से अपने घर भाग आता है। आधी रात को उस गुंडे के आदमी सिद्दीक के घर के पास आकर यही कहने लगते हैं कि तुमको भाई ने बुलाया, फटाफट से आओ। इस तरह से सिद्दीक को कब्रिस्तान ले जाते हैं और कब्रिस्तान में ऑलरेडी वो गुंडा सिद्दीक के इमाम को बुलाकर सिद्दीक के बारे में बताने लगता है कि आधी रात को सिद्दीक शिफाली के घर गया, क्या करने गया। अगर ये बात गांव वालों को पता चलेगी तो सिद्दीक की और आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि उस गुंडे ने गुस्से में आकर शिफाली को मार चुका होता है और सारा इल्जाम सिद्दीक पर डालने की कोशिश करने लगता है। सिद्दीक और इमाम से कहने लगता है कि हम इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दें। अगर आप दोनों ने कहीं पर भी मुंह खोला तो आप दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस तरह से उस गुंडे के आदमी शिफाली की लाश को उसी कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। अब बेचारा सिद्दीक उसी सदमे में वापस अपने घर आता है। दूसरे दिन इसी सदमे की वजह से सिद्दीक ये सारी चीजें इमेजिनेशन किया कि शिफाली की लाश इसके घर में मौजूद है, इसने दफनाया एक्सेट्रा। ये याद आने के बाद सिद्दीक फटाफट से कब्रिस्तान जाकर शिफाली को जहाँ पर दफनाया गया था वहाँ पर खुदाई करने लगता है। अब वहीं पर कुछ लोग होते हैं, सारे लोग सिद्दीक को रोकने लगते हैं कि देखो सिद्दीक पागल हो गया, ये कब्र को खुद रहा है,
इस तरह से सिद्दीक को बहुत मारने पीटने लगते हैं। तभी वो पागल बंदा सिद्दीक के पास आकर उन सारे लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। यह होने के बाद सिद्दीक दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों से यही कहने लगता है कि शिफाली आपा की लाश कहाँ पर है मुझे पता है, आइए मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पुलिस वाले तो इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते, इसे मार पीट कर दफा कर देते हैं। इसी ट्रॉमे की वजह से बेचारा सिद्दीक पागल हो जाता है। गांव में पागलों की तरह घूमते हुए जगह जगह पर खुदाई करते रहता है। बेचारा गया था नेक काम करने के लिए, खुद पागल बन बैठा। इस तरह से शॉर्ट फिल्म खत्म होती है। तो ये 2 शॉर्ट फिल्म्स कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।